नमस्कार। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप जानते ही हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है आप तक स्वास्थ्य संबंधी हमेशा नई नई जानकारियां पहुंचाना। और हम सभी जान रहे हैं अभी 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा चलाया जा रहा है पूरे भारत देश में। और हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नेत्रदान महादान कहा जाता है कि एक व्यक्ति यदि नेत्रदान करता है तो 2 लोगों को ज्योति मिलती है, और इसीलिए आज का हमने ये विषय चुना है, नेत्रदान महादान। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न करना है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। इस पर कॉल करें और अपने प्रश्न का जवाब पाएं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है, सबसे पहले तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य है ये नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का? जी हाँ, नेत्रदान पखवाड़ा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यदि हम देखें कि अंधत्व के कारण क्या हैं, तो अंधत्व का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। मतलब जो हमारे आँख के सामने जो पर्दा होता है, चमकीला पर्दा, उसमें किन्हीं कारणों से सफ़ेदी आ जाती है, और वो सफ़ेदी आने की वजह से व्यक्ति अंधत्व का शिकार हो जाता है। उस पर्दे को बदलने को, कॉर्निया को बदलने के लिए हमें दान की हुई कॉर्निया की ज़रूरत होती है। ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि दूसरे की आँख लगाते हैं, पर वो दूसरे की आँख नहीं होती है, उस आँख का एक हिस्सा होता है जिसको कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं जी। तो उस कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन को हम तभी कर सकते हैं जब लोग उसको नेत्रदान करेंगे, और इसकी जागरूकता लाने के लिए उसका कितना बड़ा हमारे यहाँ पे बर्डन है, ये सब की जानकारी देने के लिए नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। और उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ करते हैं, जैसा आपने बताया। साथ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं जिससे वो लोग मैसेज दें और हम नेत्रदान लोग प्रेरित हों। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अपना नाम बताएं। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं विमल कुमार साहू, ग्राम करली, छोटी धमतरी से बोल रहा हूँ। जी साहू जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति कितने व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, और नेत्रदान करने की प्रक्रियाएं क्या क्या है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसमें उम्र का कोई फ़र्क नहीं है, कोई बीमारी होने से ऐसा नहीं है। किसी का यदि कोई आँख का ऑपरेशन हो गया है, वो भी नेत्रदान कर सकता है। अब नेत्रदान करने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि जब आप नेत्रदान जिस व्यक्ति का करना है, क्योंकि ये मरणोपरांत होता है, तो उसमें परिवार वाले यदि सहमति देते हैं कि हम हमारे जिनकी मृत्यु हुई है वो नेत्रदान करना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्म करते हैं। हॉस्पिटल्स होते हैं, सभी हॉस्पिटल में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, पर जिन हॉस्पिटल में नेत्र दान और नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा होती है उसमें आपको अपनी जानकारी देना होती है, और कोशिश ये की जाती है कि मृत्यु उपरांत 6 घंटे के अंदर हम नेत्रदान कर लें, क्योंकि उस समय तक जो आँख की स्थिति होती है वो अच्छी होती है और वो लोग नेत्रदान कर सकते हैं। जी, साहू जी ने विधि भी पूछी। हाँ, विधि के लिए होता है कि जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई नेत्रदान कर रहा है, तो हमारी पूरी टीम होती है। उस टीम में डॉक्टर होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, और वो उस जगह पर पहुंचते हैं। हम लोगों की कोशिश होती है कि आधे घंटे के अंदर हम वहां पर पहुंच जाएं, और एक स्वच्छ वातावरण में, जहां पर कि पूरा स्टेराइल सामान होता है, मतलब पूरा जो स्टेराइल किया हुआ सामान होता है, उसके द्वारा वहां पर जिनकी मृत्यु हुई है उनके नेत्र को, मतलब उसमें जो कॉर्निया होती है उसको लिया जाता है, और एक सुरक्षित माध्यम मीडिया होता है उसमें उस नेत्र को रखा जाता है। अब उस समय बहुत सारी भीड़ होती है, दूसरी बात माहौल थोड़ा सा गमगीन होता है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए नेत्रदान को करते हैं।
और जब भी मृत्यु होती है तो उस समय जिनको नेत्रदान करना है तो उनको हम लोग ये सलाह देते हैं कि वहाँ पर यदि पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है तो उसको बंद किया जाए, जिससे कि एकदम से सूखापन ना आए और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लगाई जाए। और नेत्रदान करने के बाद में ऐसा नहीं होता है कि वो आँख विकृत हो जाएगा। हाँ। उसमें एक कांच की आँख को लगा देते हैं, जिससे कि वो देखने में पता नहीं चलता है कि वो नेत्रदान किया गया जी है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। जी। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना हाँ नाम दीदी, बताएं। नमस्ते। नमस्ते, नाम बताएं। हाँ, गीता साहू धमतरी से। जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका गीता जी? जी, किसी व्यक्ति का गंभीर तबीयत खराब हो तो क्या वो भी नेत्रदान रख सकता है? जी, बहुत जी, अच्छा सवाल है हाँ इनका। जी, हाँ जी, हाँ। सभी किसी भी बीमारी के चलते नेत्रदान किया जा सकता है, लेकिन जब हम लोग नेत्रदान मतलब जिनका किया जाता है उनकी हम लोग ब्लड भी लेते हैं, उनका एक थोड़ा सा रक्त लेते हैं और उस ब्लड की हम लोग टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में होता है मेनली कि उनका HIV, HbS, यदि ये दोनों टेस्ट नेगेटिव होते हैं तो वो नेत्र हमारे काम का, उसके बाद उस नेत्र की और मशीनों से जांच करते हैं और ये देखा जाता है कि ये जो नेत्र लिया गया है ये लगाने के लिए, दूसरे को प्रत्यारोपित करने के लिए उपयुक्त है या नहीं है, क्योंकि उसके अलावा वो नेत्र हमारे रिसर्च के काम में भी आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है और हम लोग उसकी जांच करके, ब्लड टेस्ट करके फिर ही उसको उपयुक्त पाने के बाद में नेत्र प्रत्यारोपित करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि गीता जी ने पूछा कि कोई गंभीर बीमारी वाले भी नेत्रदान कर सकते हैं क्या, तो मेरा भी ये सवाल है डॉक्टर साहब कि कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? देखिए, नेत्रदान के लिए एक तो एज कोई बार नहीं है, कोई भी बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि कोई भी बीमारी बार नहीं है, केवल ऐसा है जैसे HIV है, इनका नेत्रदान नहीं लेते हैं क्योंकि इनको प्रत्यारोपित नहीं करते हैं जी। और इसके अलावा यदि किसी को आँख का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि ये भी एक प्रश्न होता है कि आँख का यदि सर्जरी हो गई है तो क्या हम हमारी आँख को दोबारा दे सकते हैं, तो हाँ, उसको भी दिया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हाँ, जो नेत्रदान कर रहे हैं उनके आँख में ही सफ़ेदी है यदि, तो फिर वो आँख काम की नहीं होगी जी। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति गंभीर बीमारी वाला भी कर सकता है। डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। मैं पटेल बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी पटेल जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले तो आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। जी जी नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऑपरेशन कराया है अपने आँख का जी, तो क्या ऐसी स्थिति में नेत्रदान कर सकते हैं क्या? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जिनकी आँख खराब यदि ना हो तो इसके लिए उस व्यक्ति को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए जिससे उस नेत्रदान करने में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो? जी, दोनों ही सवाल आपका महत्वपूर्ण है और अच्छा है। और पहले सवाल का जवाब तो डॉक्टर साहब ने अभी दिया था कि ऑपरेशन के बाद भी नेत्रदान कर सकते हैं। और दूसरा सवाल इनका है कि आँखों को कैसे हम सुरक्षित रखें, क्या क्या सावधानी रखें ताकि हम नेत्रदान कर सकें। जी हाँ, यदि आपका जो सामने का पर्दा होता है चमकीला, कॉर्निया, यदि वो सुरक्षित है तब आप नेत्रदान कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि किसी भी तरह की चोट ना लगे आपको आँख में। स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में खेती बाड़ी बहुत होती है जी हाँ। तो जब धान की खेती होती है उस समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को चोट लगी हुई होती है, घाव बन जाता है और सफ़ेदी आ जाती है। उन परिस्थितियों में यदि वो सफ़ेदी वाली आँख है तो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी कोई भी सफ़ेदी के अलावा कोई भी ऐसी नहीं होता है जिसमें नेत्रदान नहीं किया जा सकता है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है और इस दौरान क्या प्रभावित हुआ है नेत्रदान? जी हाँ, देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था, जब हम सभी को बहुत ज़्यादा इसका नहीं पता था कि ये किस तरह फैल रहा है, किनको फैल रहा है, और उस समय चूँकि अस्पताल की सुविधाओं को भी कम किया गया था, उस समय नेत्रदान बिल्कुल ही पूरे भारतवर्ष में बंद हो गया था जी। पर चूंकि हमारे नेत्र को लगाने वाले लोग बहुत सारे हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है, 3-3, 4-4 साल का वेटिंग है,
तो उससे नेत्रदान प्रभावित हुआ कि उन लोगों को हम रोशनी नहीं दे पाए। दूसरी परिस्थितियाँ होती हैं कि जब कभी आँख में चोट लग जाती है या घाव हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, उस समय भी हमें नेत्र प्रत्यारोपित करना पड़ता है, वो इमरजेंसी होती है। जी हाँ। तो उन इमरजेंसी में भी चूंकि नेत्रदान नहीं हो रहे थे कोरोना की वजह से, तो कहीं कहीं हम लोगों को दूसरी विधियां करनी पड़ी उस आँखों को बचाने के लिए। कहीं कहीं हम वो आँखें नहीं बचा पाए। तो कोरोना के चलते तो बहुत ज़्यादा नेत्र जो दान है, नेत्र प्रत्यारोपण है, प्रभावित हुआ है। लेकिन चूंकि अभी परिस्थितियाँ कोरोना की अंडर कंट्रोल हो रही हैं और फिर से एक नॉर्मल उसमें हम लोग आ रहे हैं, तो फिर से अभी धीरे धीरे नेत्रदान चालू हो गई है। हाँ। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जहाँ जो भी संस्थान नेत्र प्रत्यारोपण करते हैं उनके पास एक सर्टिफिकेशन होता है, इसको कोटा सर्टिफिकेट कहते हैं, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का सर्टिफिकेशन। तो कहीं कहीं ऐसे भी हुआ है कि वो सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट आ गया है, 5 साल में इसको रिन्यू करना पड़ता है, पर चूंकि सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई थी तो वो रिन्यूअल नहीं हुए, तो उसके चलते भी वो संस्थान नेत्र प्रत्यारोपण नहीं कर पाए और नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन सब परिस्थितियों में नेत्र प्रत्यारोपण में फर्क पड़ा है। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, नाम बताएं अपना। मेरा बसंत साहू। जी बसंत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मैं नेत्रदान कर सकता हूँ क्या? अभनपुरा ब्लॉक रायपुर जिले से हूँ। जी जी। आपकी उम्र कितनी है? 50 है। 50 है। तो देखिए, नेत्र दान जो है ये मृत्यु उपरांत होता है, और तो वो यदि आप अपने परिवार वालों से अपने इस इच्छा के बारे में व्यक्त करते हैं तो वो मृत्यु उपरांत ही लिया जाता है, जीवित व्यक्ति का नेत्रदान नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब, ये जैसे कि साहू जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो क्या विधि होती है, क्या प्रोसेस होता है, पहले क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना पड़ता है? देखिए, जैसे पहले होता था कुछ सालों पहले कि जिनको नेत्रदान करना है उनकी एक कंसेंट होनी ज़रूरी होती थी, लेकिन अभी उन नियमों में थोड़ा सा बदलाव आया है। अब परिवार वाले लोग भी उसमें अपनी सहमति दे सकते हैं। तो जब भी नेत्रदान करने हम लोग जाते हैं तो उसमें एक कंसेंट फॉर्म होता है जिसको कि उनको साइन करना होता है, और उसके बाद नेत्रदान हम लोग वो लोग कर सकते हैं। और नेत्रदान वहीं किया जाता है जहाँ पर नेत्र बैंक होता है, आई बैंक होता है, हर अस्पताल नहीं कर सकता है। और दूसरा है कि जहाँ पे कॉर्निया विशेषज्ञ होते हैं, क्योंकि नेत्र दान करने के बाद में उसका प्रत्यारोपण होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो कोई अपने शरीर के अंग को दान कर रहा है तो वो ऐसा व्यर्थ ना हो जाए। तो वहाँ पे जहाँ पर कॉर्निया स्पेशलिस्ट होते हैं, जहाँ पे नेत्र बैंक होता है, तो वहाँ इन्फॉर्मेशन देने से नेत्रदान किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, नेत्रदान के बारे में हम और भी बात करेंगे, आपसे और भी जानकारियाँ लेंगे। अभी देख लेते हैं संदेश। जी। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर संपर्क करें। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नेत्रदान और
महादान विषय पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल, नेत्र विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। जी मैडम, लता मिश्रा, राजनांदगांव। जी लता, हाँ जी लता जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम। लता जी, सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए। जी मैडम, शुगर पेशेंट है मैडम। हेलो। हाँ जी। हाँ, शुगर पेशेंट है, 75 है उनका एज, तो उनका नेत्रदान करवा सकते? शुगर पेशेंट का नेत्रदान हो सकता है कि नहीं, ये जानना चाहते हैं। जी मैडम, वही जानकारी ले। जी, शुगर पेशेंट का भी नेत्रदान हो सकता है, लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ कि ये मृत्यु उपरांत होता है, मृत्यु के बाद होता है, पर शुगर पेशेंट का हो सकता है। अगर उनकी इच्छा है तो मरणोपरांत वो अपना नेत्रदान कर सकती हैं, भले ही वो शुगर पेशेंट हो। जी डॉक्टर साहब, नेत्रदान का लाभ किसे मिल सकता है? नेत्रदान का लाभ दिया जाता है कि जिनकी पुतली, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसमें सफ़ेदी हो, या और भी कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे कुछ डिजेनरेटिव डिजीज़ होती हैं। कभी कभी बचपन से ही कंजेनाइटल कॉर्नियल ओपेसिटी आती है और किसी को चोट लग जाने के कारण सामने के पर्दे में सफ़ेदी आ गई है, या कुछ डिस्ट्रॉफीज़ हैं, तो उन परिस्थितियों में उन लोगों को नेत्र प्रत्यारोपित किया जाता है, उसकी कॉर्निया को किया जाता है। और आजकल जो नई विधियां आ गई हैं, तो जैसे पहले हम कहते थे कि एक नेत्र से 2 लोगों को दिया जाएगा, पर आजकल एक नेत्र से 4 लोगों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसकी कुछ लेयर को एक पेशेंट को दे सकते हैं, उसकी कुछ और लेयर को दूसरे पेशेंट को दे सकते हैं, तो इस तरह से उसके मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण के बाद भी हमने देखा है कि कुछ ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां या साइड इफ़ेक्ट्स सामने आए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, एक समय में तो ब्लैक फंगस का बहुत ही जो सेकेंड वेव के बाद में शुरुआत हुई, तो ब्लैक फंगस ऐसा है कि हमारे शरीर में फंगस तो रहता है, पर जब आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है या आप बीमार होते हैं, तो उस समय वो फंगस अपना एक्टिवेट हो जाता है। तो इसी तरह से ये ब्लैक फंगस है, जो कि आँख के हर रचना को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो पलक हो, चाहे वो कंजक्टिवा हो, चाहे वो नस हो, और उसमें आँख में इन्फेक्शन आता है, और साथ में ये इन्फेक्शन ब्रेन में भी पहुंच जाता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंच जाता है। जी डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस के बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं हमारे कॉलर से। जी हेलो, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र, अमरावती। हाँ जी, नाम बताएं। मुरलीधर पाटने। जी मुरलीधर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा ये सवाल है कि अपन जो घर में टीवी देखते हैं, तो उसका आकृति यानी कितना अंतर होना ये है, और आप अच्छे रहने के लिए क्या उपाय? जी, कितनी दूरी होनी चाहिए टीवी देखते समय, और आंखों को सुरक्षित रखने के उपाय ये जानना चाह रहे हैं। तो एक तो ये है कि टीवी का जितना स्क्रीन होता है, उससे आपको 10 गुनी दूरी पे बैठना है। यदि आपका कमरा छोटा है तो छोटा टीवी रखना चाहिए, कमरा बड़ा है तो आप बड़ा टीवी रख सकते हैं। और चूंकि टीवी के अलावा आजकल बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे आप कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके स्मार्टफोन है, ये सब भी आपके आंखों को प्रभावित करते हैं। तो चूंकि अभी कोरोना काल में हर जगह बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में बड़े लोग भी काफ़ी सारे काम अपने ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक कुछ सर्वे हुआ है जिसमें ये पाया गया है कि यदि जो बच्चे हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं और पूरे टाइम वो अपना स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो यदि उनका माइनस नंबर है तो वो माइनस नंबर प्रभावित हो रहा है, वो नंबर बढ़ जा रहा है। तो इसलिए अभी सबको ये सलाह दी जा रही है कि बच्चे कम से कम 2-2.5 घंटे आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, बाहर जाके खेलें। तो उसमें जो भी स्क्रीन में देख रहे हैं, चाहे वो टीवी का हो चाहे वो कंप्यूटर को हो, उसमें कुछ सावधानियाँ भी बरतनी है। जब हम लगातार देखते हैं तो हमारी आंखों में सूखापन आने लगता है, तो उसके लिए हमें करना है कि आंखों की ब्लिंक करें, मतलब पलक को झपके, इंटेंशनली झपके। और दूसरा ये है 20-20-20 एक रूल है
कि यदि आप 20 मिनट तक देख रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट की दूरी पर देखिए, तो उससे आपकी जो एक टेयर फिल्म रहती है वो प्रॉपर काम करती रहती है। एयर कंडीशन के सामने एकदम ना बैठे, और साथ में जो कंप्यूटर या लैपटॉप की हाइट है वो थोड़ा सा नीचे रहे, जिससे कि आँख पूरी ओपन ना हो और एवोपरेशन ऑफ टेयर फिल्म जो होता है, मतलब उसका वाष्पीकरण जो होता है वो कम हो। तो ये सावधानियां बरतेंगे आपको तो जी हाँ, तो आपकी आंखों में असर नहीं आएगा। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजय सोनकर मैडम। जी सोनकर जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल यही है मैडम कि मतलब जो इसमें ब्लैक फंगस जो चल रहा है, इसके लक्षण क्या है? जी, ब्लैक फंगस के बारे में हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर ही रहे थे। जी जी जी। ब्लैक फंगस के लक्षण जैसे चल रहा है, तो अभी तो ब्लैक फंगस कम हो गया है, एक है, तो ब्लैक फंगस से डरना नहीं है, क्योंकि बीच में तो इस तरह हो रहा था कि जब ब्लैक फंगस हुआ तो कोई को आंख लाल हो रही है, को थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो सबको ये डर लग रहा था कि ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो ब्लैक फंगस ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात कि उसके लक्षण ऐसे होंगे कि यदि आपको वाकई में कोरोना हुआ था और उसमें उस समय आपको ऑक्सीजन वगैरह दी गई है लंबे समय तक, या स्टेरॉइड आप हैवी डोज दी गई हुई हैं, उस समय हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हुई है, उन परिस्थितियों में ब्लैक फंगस होने की संभावना रहती है। यदि होता है तो उसमें पलक में सूजन आ जाती है, आँख में सूजन दिखती है, लाल हो जाता है, आँखें उभरी हुई दिखने लगती हैं, तो ये उसके लक्षण होते हैं जी। लेकिन डरना नहीं है कि कोई भी थोड़ा सा भी यदि खुजली पानी आ रहा है तो हमने सोचा ब्लैक फंगस हो गया है, या नॉर्मल व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो गया है, ऐसा नहीं है जी। डॉक्टर साहब, इसकी सर्जरी वगैरह भी हुई है, ऐसी नौबत भी आ चुकी है? हाँ। मतलब उपचार से क्या ये ठीक हो जाता है? उपचार से यदि विद इन टाइम सही इलाज हो जाता है तो ठीक हो जाता है, पर यदि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और बढ़ गया है तो जीवन बचाने के लिए फिर आँख को भी कभी कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हम देखते हैं, चूंकि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत गाँव में हम देखते हैं कि वहीं पर लोग नहाते भी हैं और जानवरों को भी नहलाते हैं, तो इससे भी कुछ आँखों की एक बीमारी के बारे में हमने सुना था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। सच्चाई है कि हमारे राज्य में बहुत सारे तालाब हैं और उनमें सब में दोनों लोग नहाते हैं, पशु भी और मनुष्य भी। तो उससे एक बीमारी होती है जिसको राइनोस्पोरिडोसिस कहते हैं, मतलब एक बीमारी है और वो आँख में छोटे छोटे दाने जैसा आ जाता है, और वो दाने जब आते हैं तो वो कई बार आँख में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार वो नाक के माध्यम से निकलने लगते हैं, तो वो भी इलाज से उपचार से ठीक हो जाता है। लेकिन सलाह हम लोग यहाँ पर यही देंगे कि दोनों लोगों को एक जगह नहीं नहाना चाहिए, स्पेशली बारिश के समय में, और दूसरी भी आँख की बीमारियां होने की संभावना होती है यदि आप तालाबों में नहाते हैं तो। बिल्कुल। और बारिश के मौसम की बात चली ही है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में आमतौर पर कौन सी बीमारियां देखने को मिलती हैं? जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जैसे ही बारिश आती है तो सबसे पहले तो वायरल इन्फेक्शन चालू होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे दूसरे अंग के हों, तो उसमें आँख भी प्रभावित होती है। उस समय में आपने देखा हुआ है कि आँख आना बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार वो एपिडेमिक टाइप होता है कि सबको, और आँख आना मतलब यदि कंजक्टिवाइटिस हो रहा है तो वो दो तरह से होता है, एक बैक्टीरियल हो सकता है, एक वायरल हो सकता है। यूजुअली इस समय में वायरल होता है, और वायरल ऐसा है कि यदि एक को घर में हुआ है तो पूरे घर को फैलाता है। तो जब भी यदि किसी की भी आँख लाल होती है तो उसको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, काला चश्मा लगा के रखें, आँख में हाथ लगा के दूसरी चीज़ों को टच ना करें, घर के दूसरे लोग उससे संभल कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह लें, अपने मन से कोई दवाई नहीं डालना है, स्पेशली जो दूध जैसी एक दवाई होती है स्टेरॉइड आई ड्रॉप, कभी कभी मेडिकल स्टोर में जाके अपने आप लेते हैं, उस दवाई को डालने से जो आँख लाल होती है वो अच्छी भी हो जाती है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं। वो दवाई आँख में घाव कर सकती है, वो दवाई मोतियाबिंद बना सकती है, वो दवाई कांचियाबिंद बना सकती है, इसलिए अपने आप बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने बहुत सही बात बोली, बिल्कुल नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, नेत्रदान के लिए लोग आगे आएं और अपने नेत्र को सुरक्षित रखें, खान पान कैसा रखें, एक अंतिम सवाल है आपका, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आँखों की सुरक्षा जन्म से लेके
मृत्यु उपरांत तक हमें करना चाहिए जी। और जैसे बच्चे हैं अच्छा हरा सब्जी, दूध, ये फल खाएं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे तिरंगे के 3 कलर हैं, हाँ। जिसमें सफ़ेद रंग के दूध है, आपका हरी सब्जियां हैं और हमारा बसंती कलर का पूरे फल हैं, ये खाएं। दूसरी बात, जैसे अभी गजेट्स बहुत सारे हैं, उनसे अब आँखों की सुरक्षा रखें और साथ में नियमित आँखों की जांच कराते रहें। और यही मैं कहना चाहूँगी कि जीते जी रक्तदान और मृत्यु उपरांत नेत्रदान, और आपका एक नेत्रदान बहुत लोगों को रोशनी दे सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप नेत्रदान के लिए ज़रूर आगे आएंगे और आज के कार्यक्रम का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। Thank you.